हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस आंसर के बारे में बताऊंगा, जो आगामी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, स्टेट एंड अदर स्टेट सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है यानी कि आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर क्या है? ए अप्रैल मार्च, बी जुलाई जून, सी अक्टूबर सितंबर, डी जनवरी दिसंबर। तो दोस्तों, यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि आरबीआई का लेखा वर्ष जुलाई जून है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं ए एसबीआर संबंधित बैंक अनुपात, बी एसएलआर संबंधित तरल अनुपात, सी सीबीआर केंद्रीय बैंक रिजर्व, डी सीएलआर केंद्रीय तरल रिजर्व। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा एसएलआर, यानी कि बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे एसएलआर यानी कि संविधिक तरल अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? ए मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, बी मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, सी मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहती है, डी ब्याज दर अप्रभावी रहती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। दोस्तों, सीआरआर में वृद्धि करने पर यानी कि नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि करने पर मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित तरल अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? ए बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होगी, बी ब्याज दर घट जाती है, सी निजी क्षेत्र पर ऋण की मात्रा बढ़ जाती है, डी बैंकों की आय बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होगी, यानी कि आरबीआई से संबंधित सभी दरों का विपरीत प्रभाव मुद्रा आपूर्ति पर पड़ता है। ये दर जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सभी दरों को बढ़ा देने से मुद्रा की आपूर्ति साख सृजन क्षमता में कमी आ जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अनुसूचित बैंक से अप्राप्य बैंकों से है। दोस्तों, अनुसूचित बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से है। दोस्तों, यहाँ मिस्टेक, यानी कि उन बैंकों से है ए जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, बी जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, सी जिनका मुख्यालय विदेशों में है, डी जिनका नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, यानी कि अनुसूचित बैंक जिन बैंकों को आरबीआई ने दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिए जिन बैंकों को आरबीआई ने दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कर लिया है, उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नरसिम्हन समिति ने देश में बैंकिंग ढांचों को
कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? ए 2 स्तरीय, बी 3 स्तरीय, सी 4 स्तरीय, डी 5 स्तरीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी कि नरसिम्हन समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को 4 स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार का बैंक है? ए वाणिज्य बैंक, बी केंद्रीय बैंक, सी सहकारी बैंक, डी अग्रणी बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। यानी कि आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। यानी कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, बी ये भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, सी ये बैंकों का बैंक है, डी ये विदेशी मुद्रा का विनिमय। दोस्तों यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 4 विकल्प सही है, 1 विकल्प गलत है। जैसे कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, सही नहीं है, कभी कभी बच्चे नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और गलत सही कर देते हैं। तो दोस्तों यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अन्य 3 विकल्प सही है। यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, यह बैंकों का बैंक है, यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारत सरकार, सी वित्त मंत्रालय, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण आरबीआई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? यानी कि भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? ए मिश्रित बैंकिंग, बी एकल बैंकिंग, सी शाख बैंकिंग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी कि भारत में व्यापारिक बैंकिंग व्यवस्था में शाख बैंकिंग प्रणाली है। इसके अंतर्गत एक स्थान पर मुख्य कार्यालय होता है और उसकी शाखाएं देश विदेश में फैली होती हैं। तो दोस्तों शाख बैंकिंग का अर्थ है। तो भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? शाख बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ए आईसीआईसी बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी एसबीआई, डी पीएनबी बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एसबीआई। देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
भारत ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ए जुलाई 1969 को, बी अगस्त 1971 में, सी मार्च 1981 में, डी जुलाई 1991 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जुलाई 1969 में। यानी भारत ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक निजी बैंक है? ए इलाहाबाद बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक निजी बैंक है। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आईडीबीआई कब स्थापित हुआ था? यानी कि आईडीबीआई यानी भारत का औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1981 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1964 में, डी वर्ष 1952 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी कि आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी कि आईडीबीआई की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? ए बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, बी निर्यात क्षेत्र, सी घरेलू क्षेत्र, डी निजी कारपोरेट क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घरेलू क्षेत्र। दोस्तों घरेलू क्षेत्र से सर्वाधिक बचत होती है। घरेलू क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन क्लासिकी अर्थशास्त्री नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन क्लासिकी अर्थशास्त्री नहीं है? ए डेविड रिकार्डो, बी जॉन स्टुअर्ट मिल, सी थॉमस माल्थस, डी जेम्स कीन्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जेएम कीन्स। यानी कि जेएम कीन्स क्लासिकी अर्थशास्त्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। दोस्तों यह परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक, डी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, यानी विश्व बैंक का एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। दोस्तों विश्व बैंक की कई अन्य एक समूह हैं। यानी कि विश्व बैंक समूह में सम्मिलित है IBRD, IFC, IDA, ICSID, MIGA। दोस्तों विश्व बैंक को सामान्यतः IBRD के नाम से भी जाना जाता है। IBRD यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
एक वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? ए आर्थिक विधेयक, बी धन विधेयक, सी अनुपूरक विधेयक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है धन विधेयक, क्योंकि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, पर प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? दोस्तों यह क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए कल्याण अर्थशास्त्र के लिए, बी भारतीय अर्थशास्त्र के लिए, सी निर्धनता के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कल्याण अर्थशास्त्र के लिए, यानी कल्याण अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ए मौसमी बेरोजगारी, बी अदृश्य बेरोजगारी, सी संरचनात्मक बेरोजगारी, डी प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी कि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह दीर्घकालिक बेरोजगारी होती है। तो दोस्तों भारत में मुख्यतः बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी है। दोस्तों यह टॉप 20 श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न था, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थी। दोस्तों अगर कहीं क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।